Now in today's class we will proceed with our next sample paper. Previous class में हमने अपना फर्स्ट सैंपल पेपर कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। इसका जो कोड है आप लिखोगे सैंपल पेपर 2। प्रीवियस वाला था सैंपल पेपर 1 था, ठीक है। तो जो सेक्शन ए है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपको कहा जा रहा है मैच द फॉलोइंग। व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, एलिमेंट। तो अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूं तो कहने से दैट एलिमेंट के साथ क्या आ जाएगा आपका, गोल्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। शुगर, कंपाउंड, वेरी गुड। और मिक्सचर में क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट सॉल्यूशन। और लिक्विड एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, मरकरी। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो फर्स्ट का ऑप्शन डी, फर्स्ट का ऑप्शन डी, सेकंड का ऑप्शन ए, सेकंड का ऑप्शन ए, थर्ड का ऑप्शन है आपका सी, और फोर्थ का ऑप्शन है आपका बी। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये किस किस का ठीक है ये बताओ। गुड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट abundant मटेरियल ऑन द प्लांट सेल वॉल इज। आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट abundant मटेरियल ऑफ ऑन द प्लांट सेल वॉल इज सेलुलोज। गुड। तो क्या होगा इसका आंसर, सेलुलोज। दिस इज द आंसर, क्लियर है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। अब VT ग्राफ, देखो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हो तो पहले आप ये देखो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्लियर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ग्राफ में देखो जो आपकी जो ग्राफ है वो किसका है, वेलोसिटी और टाइम। तो अगर VT ग्राफ है आपका तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। तो कैन आई से दैट ऑप्शन सी, कैन आई से दैट ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ, ओके, एनिमल ब्रीडिंग ये तो होती है। कल्चर ऑफ एनिमल, कल्चर ऑफ एनिमल्स नहीं होता, उसका रीजन बताता हूँ। कल्चर ऑफ एनिमल का मतलब होता है कि नॉन ह्यूमन एनिमल्स जो है सोशल कल्चर में किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। समझा गया, काइंड ऑफ ए मेंटल ट्रेनिंग है, आप इस तरह से इसको समझो आप। हाँ जी, किस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। एनिमल लाइफ स्टॉक, ये एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है आपका। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, भाई एनिमल लाइफ स्टॉक के साथ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, भाई उनकी टेक केयर भी तो करोगे तभी तो लाइफ स्टॉक होगा उनसे। अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे तो कैसे उनसे आपको मिल्क मिलेगा, कैसे आप उनके साथ अपना, जैसे वो टागे वगैरह वाले जो होते हैं वो भी एनिमल लाइफ स्टॉक का ही पार्ट होता है आपका। तो अगर लाइवलीहुड अर्न करना उनसे तो उनकी केयर तो करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आप कह सकते हो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आएगा आपका, एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल लाइफ स्टॉक और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, तो ये आपका हो गया सी पार्ट, ऑप्शन सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लांट सर्वाइव कैसे करता है, देखो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कंडक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके बारे में पढ़ा था, कंडक्टिव टिश्यू। तो प्राइमरी जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, बिल्कुल, उसमें क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम आता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जो जाइलम होता है, जाइलम टिश्यूज के थ्रू प्लांट्स को क्या मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स को में क्या ट्रांसपोर्टेशन होती है, फूड की, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इनके बिना प्लांट का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जो सर्वाइवल ऑफ प्लांट होता है
जो सर्वाइवल ऑफ प्लांट होता है वो किसकी वजह से होता है? कंडक्टिव टिश्यू की वजह से। समझ में आ गया क्या होगा आंसर? कंडक्टिंग टिश्यू। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या होगा आपका? कंडक्टिंग टिश्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये किस किस का ठीक था? गुड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Next question is question number 6, and question number 6 is the structure which forms a barrier between the protoplasm of the cell and its external environment in an animal cell is cell membrane। और सेल मेम्ब्रेन को और हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन है ये। क्लियर हो गया? ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnCl2। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि Zn का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 66 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये क्लियर? नाउ ZnCl2, ZnCl2 तो ये हो जाएगा आपका 66 प्लस 2 इंटू 35.5। ये क्लियर? ठीक है। तो 66 प्लस 35.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11, 3 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 71। अब 71 प्लस 66 करो, 6 प्लस 1 7 और 7 और 6 13। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। Then comes question 8. To prepare a mount of human cheek cell, the sample is collected from। देखो ये मैं आपको पिक्चर प्रेजेंटेशन से शो करता हूँ। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये, देखो ये इस तरह से आपका जब हम माउंट ऑफ चीक सेल के लिए जाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? जो इनर लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग? जो इनर लाइनिंग होती है उसको चीक सेल कहा जाता है। जो इनर लाइनिंग होती है हमारी किसकी? माउथ की। जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ होती है वो किस चीज से बनी होती है? वो आपकी बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से, जिनको चीक सेल भी कहा जाता है। और टूथपिक की हेल्प से इसको निकाला जाता है। किसकी हेल्प से? टूथपिक की हेल्प से निकाला जाता है। ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखो क्या है आपके पास? योर ऑप्शंस आर कि आउटर साइड ऑफ चीक विद अ ब्लेड। ओ हो, ये तो पता नहीं क्या सोच के लिख दिया। इनर साइड ऑफ चीक ये तो ठीक है, विद अ टूथपिक ये ठीक है। इनर साइड ऑफ चीक विद अ ब्लेड नहीं होता, आउटर साइड ऑफ चीक। इनर साइड ऑफ चीक से हम लेते हैं, ठीक है। किसको लेते हैं? एपिथेलियल सेल्स, जिनको चीक सेल भी कहा जाता है। सैंपल वहां से कलेक्ट किया जाता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। An object weighs 10 Newton in air when immersed fully in water. It weighs only 8 Newton. The weight of the liquid displaced by the object will be। देखो भाई ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो 10 न्यूटन है ये यहाँ पर है ट्रू वेट। मानते हो भैया? एक्चुअल वेट तो यही है ना। जैसे कि मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, ये पूरा भरा हुआ है, मान लो इसमें वाटर है, आपने इसको पूरी तरह से इसमें इमर्स कर दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इसमें इमर्स करने के बाद इस वाटर को डिस्प्लेस करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और लिक्विड जो है वो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? बायन्स फोर्स। और ये जो बायन्स फोर्स होता है आपका, ये किसके इक्वल होता है? ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट। एग्जैक्टली जो वेट है दैट इज ट्रू वेट। एपरेंट वेट जो अब दिखाई दे रहा है आपको, जो अब है, दिस इज एपरेंट वेट। दिस इज एपरेंट वेट। तो जो हमारा ट्रू वेट है वो कितना है? 10 न्यूटन। जो आपका एपरेंट वेट है वो कितना है? 8 न्यूटन। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 2 न्यूटन। बताओ जी, क्लियर है? ठीक है।
इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट जा भाई, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। देखो पहले तो इसका मतलब समझो, इस ग्राफ से ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, इससे हमें क्या पता चलता है। ये हमें ये बताता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इट डजंट चेंज विद टाइम, इट डजंट चेंज विद टाइम। समझ में आ रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ एट रेस्ट में क्या इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस जो कवर किया बॉडी ने, इट विल रिमेन कांस्टेंट। देखो यहाँ पर तो जो पोजीशन है टाइम के साथ जो है वो चेंज होती जा रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। यहाँ भी देखो जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या है, देखो चेंज होती जा रही है ना, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। बट यहाँ देखो आप, जीरो इंटरवल ऑफ टाइम पर भी, से 0 सेकंड, 0 सेकंड पे भी जो पोजीशन थी वो वही है। से आफ्टर 1 सेकंड भी जो पोजीशन है वो वही है, आफ्टर 2 सेकंड भी पोजीशन सेम है, आफ्टर 3 सेकंड में टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखो जो 11 क्वेश्चन है ये मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज द सेल एनक्लोजिंग द स्टोमेटा आर कॉल्ड। ये जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होती है वो किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, गार्ड सेल्स, राइट, गार्ड सेल्स। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वायरस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग अंटिल दे एंटर ए लिविंग सेल। होता है ऐसा? बाहर तो नॉन लिविंग ही होते हैं। देखो वायरस में क्या होता है, वायरस एक डीएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है, मींस एसिड है, प्रोटीन है, सब होता है। लेकिन जो मेन चीज जो मिसिंग होती है, जो होस्ट की बॉडी में जाके इसको मिलती है, वो होती है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की वजह से वायरस जो होता है वो क्या होता है, वो एक लिविंग सेल में जाके एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, क्योंकि मल्टीपल उसमें सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वायरस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग अंटिल दे एंटर ए लिविंग सेल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। भाई एसिड और प्रोटीन तो ये सारी चीजें तो है ही। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी मोल कंसेप्ट पर बेस्ड है तो आपको नहीं करना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग HCl टू अ मिक्सचर ऑफ आयरन, आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया अगर आप सल्फर के साथ HCl को रिएक्ट करोगे देन व्हाट विल हैपन, और आयरन के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तब क्या होगा। देखो जहां तक सल्फर की बात है, मुझे बताओ सल्फर मेटल होता है या नॉन मेटल होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 16 होता है, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, राइट, सॉरी 286। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा, गेन करने का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होने की वजह से ये तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता। अब यही अगर मैं सोडियम लिखूं तो ये रिएक्ट कर जाएगा। वाई, सोडियम जो है आपका वो क्या होता है, मेटल होता है और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। सल्फर जो होता है आपका एक तो नॉन मेटल होता है और एक हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव भी होता है। अब रिएक्टिविटी का कंसेप्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा, 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज पर। अभी सिर्फ इतना समझो अपने लेवल पर ही, सल्फर नॉन मेटल होता है तो वो रिएक्ट कर ही नहीं सकता।
अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अगर ये मेटल होता है तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बट यहाँ तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कैसे इसको डिस्प्लेस है? समझ आ रही है बात? आयरन जो है ये इसको रिएक्ट कर देगा, आयरन जब रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और ये जो FeCl2 जो होती है आपकी, ये फेरस क्लोराइड, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? इसका जो होता है ग्रीनिश कलर होता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है कलरलेस होती है। क्या होती है? कलरलेस। तो देखो, कलरलेस एंड ओडियोलेस गैस इज फॉर्म्ड, ये तो बात ठीक है। H2S इज फॉर्म्ड, ये तो गलत है। ग्रीनिश सॉल्यूशन अपीयर, ये भी ठीक है आपका। FeS इज फॉर्म्ड, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी एंड सी। तो बी एंड सी का मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। बताओ जी क्या होता है? मिल्क डज नॉट प्रोवाइड आयरन, वेरी गुड। मिल्क डज नॉट प्रोवाइड आयरन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें आपको असर्शन में दिया गया है द बस ट्रेवल 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ठीक है, टूवर्ड्स द वेस्ट एंड देन कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। बोलो भाई ट्रू है फॉल्स? ये तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद आपको कहा जा रहा है रीजन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी इज 0 किलोमीटर पर आवर। फॉल्स। फॉल्स। सबको ये लगता है? देखो पहले मुझे बता, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भैया जब फॉर्मूला सही बता रहे हो तो आंसर क्यों गलत बता रहे हो? जब आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो चुकी है तो 0 अपॉन एनीथिंग करूंगा तो 0 ही तो आएगा। तो ठीक तो है ये? सही तो है। डिस्प्लेसमेंट ही जब 0 होगी तो न्यूमरेटर 0 हो गया तो वैल्यू 0 ही तो आएगी। तो ठीक तो है ये? लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। एवरेज वेलोसिटी दी थी, एवरेज स्पीड नहीं का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जो आप कह रहे हो वो एवरेज स्पीड है, इसमें टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कांट बी 0। एवरेज स्पीड नहीं कहा उसने, ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इसका होने का रीजन ये नहीं है, या फिर है? आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या ये चीज इसको एक्सप्लेन कर रही है? मेरा कहने का मतलब ये है, ये देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों नहीं है? देखो आपने कहा कि वो 0 होगी, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है या चेंज इन पोजिशन इक्वल टू 0 है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों अपने आप एक स्टेटमेंट है, वो रीजन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज, अगर मैं असर्शन की बात करता हूं, the term vapor is used to represent the gaseous state of a substance that is otherwise liquid at room temperature। और रीजन दिया गया, इट इज प्रॉपर टू रिगार्ड द गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया एज वेपर। पहले भैया इसके कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट ये है आपका कि अगर कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड है रूम टेम्परेचर, अगर कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो जो उसकी गैसियस स्टेट है फिर आप उसको वेपर कहोगे। बट बट अगर कोई भी सॉलिड गैसियस फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर,
तो जो उसकी गैसियस स्टेट होगी उसको आप गैस कहोगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इधर देखो, द टर्म वेपर इज यूज टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज अदरवाइज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो सही बात है कि अगर वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड है तो उसकी गैसियस स्टेट को वेपर कहेंगे। ये तो बिल्कुल ट्रू है। फिर ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, इट इज प्रॉपर टू रिगार्ड द गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया एज वेपर। अमोनिया की गैसियस स्टेट क्या होगी? गैस। बिकॉज अमोनिया जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो आपका रीजन असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है? फॉल्स। तो आपका होगा ऑप्शन डी। कहानी क्लियर? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा ए ट्रू है। ओके ओके ओके, ए ट्रू है और फॉल्स। चलो जी क्वेश्चन नंबर 19। And question number 19 is epidermal cell on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। तो as it is ही बोल दिया, ट्रू है। रीजन है दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई। ये भी ठीक है। राइट, तो क्या बोलूं आंसर? ए। ए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम ऑर्बिट विल लूज और गेन एनर्जी। सेम ऑर्बिट में तो कुछ भी नहीं होता, तो ये चीज आपकी क्या है? फॉल्स। एंड देन ऑन जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी। ये ठीक है। ये आपका क्या है? जब हायर टू लोअर लेवल पर आता है तो गेन करता है, लोअर टू हायर में जाता है तो लूज करता है। तो ये आपका ट्रू है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और इसके साथ ही सेक्शन ए कंप्लीट। क्लियर हो गया? ठीक है।